Radhe Radhe. Hello everyone. Let's begin with a new episode that is some sweet moments. So, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करते हैं। लेट्स स्टार्ट। विशाखा जी अरुणी देवी के कमरे के दरवाजे पर नॉक करती हैं। नॉक करते अरुणी देवी विशाखा जी को अंदर बुलाती है। अरुणी देवी कुछ फाइलों को बेड पर फैलाकर चौंक कर रही थी। अरुणी देवी विशाखा जी को बैठने का इशारा करते हुए बोली, क्या हुआ विश, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? विशाखा जी बैठ जाती हैं और फिर कुछ तो मुस्कुराते हुए कहती हैं, माँ आप अब भी मेरे चेहरे को देखकर बता सकती हैं कि हम परेशान हैं या नहीं? अरुणी देवी की एक नज़र विशाखा जी को देखती है और फिर मुस्कुराते हुए कहती हैं, अगर बचपन से हमने ही तो आपको गोद में खिलाया है, हम आपके बारे में नहीं जानेंगे तो और कौन जानेगा? विशाखा जी बस हाँ में सर हिला देती है, फिर अचानक से ही एकदम से सीरियस हो जाती हैं और अरुणी देवी की तरफ देखते हुए कहती हैं, माँ हमें आपसे कुछ कहना है। अरुणी देवी अपने फाइलों को साइड में रखकर विशाखा जी की तरफ देखते हुए कहती हैं, आपको इजाज़त मांगने की ज़रूरत नहीं है विश। विशाखा जी के चेहरे पर परेशानी साफ नज़र आ रही थी। विशाखा जी बोलती है, माँ ये बात हम काफ़ी वक्त से कहना चाहते हैं लेकिन कभी वक्त ही नहीं मिला। अरुणी देवी गौर से उसकी बातों को सुन रही थी। विशाखा जी आगे कहती हैं, माँ आपको पता है कि अर्जुन को काव्या से पहले हमने बहुत सी लड़कियों को फ़ोटो दिखाई थी, लेकिन वो पहली बार ही काव्या के साथ रिश्ते में जुड़ने के लिए तैयार हुए थे। अरुणी देवी बीच में ही कहती है, हाँ हमें ये पता है। विशाखा जी बोली, लेकिन अब तो काव्या आदि के साथ जुड़ गई है और आप तो जानती हैं आदि को उन्हें रिश्ते में बांधना पसंद नहीं। अरुणी देवी बस विशाखा जी के आगे बोलने का ही इंतजार कर रही थी। विशाखा जी गहरी सांस लेते हुए कहती हैं, माँ हमने काव्या के गर्दन पे आदि के प्यार की निशानी देखी। इसका मतलब है कि आदि ने काव्या को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया है। अरुणी देवी की तो बहुत ज़्यादा हैरानी होती है, फिर एकदम से खुशी झलकाते हुए मुस्कुराते हुए कहती हैं, विश इतनी अच्छी बात आप हमें इतनी देर से बता रहे हैं? विशाखा जी अपनी जगह से खड़ी होकर कहती हैं, भाई तो माँ समझ नहीं आ रहा है कि हमें इस बात पर खुश होना चाहिए या नहीं। अरुणी देवी, क्या मतलब है आपका? विशाखा जी अरुणी देवी बिल्कुल पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेती हुए कहती हैं, माँ आप तो अर्जुन और आदि के बारे में अच्छी तरह जानती है ना? अरुणी देवी विशाखा जी के हाथों पर हाथ रखते हुए कहती हैं, हाँ हमें अपने दोनों पुत्रों के बारे में पता है। विशाखा जी बोली, माँ जब अर्जुन होश में आकर कहने लगे कि काव्या को अपना बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? आपको तो पता है अर्जुन को अपनी ज़िद के आगे कुछ नहीं दिखता और यहाँ तक कि नहीं दिखेगा कि काव्या किसी और की बन चुकी है। और आदि को जब पता चलता है कि अर्जुन काव्या को अपना बनाना चाहते हैं तो वे खुद ही काव्या का साथ छोड़ देंगे। इससे दूर होने में एक वक्त भी नहीं लगाएंगे। उस वक्त काव्या तो बिखर जाएगी ना। हमने काव्या की आंखों में देखा है, उन्होंने आदित्य को दिल मन हर तरह से अपना लिया है, लेकिन आदि ने उनका साथ छोड़ दिया तो? विशाखा जी के हर एक बातों को सुनकर अरुणी देवी भी थोड़ी परेशान सा हो जाती हैं। अरुणी देवी कुछ सोचते हुए कहती हैं, चाहे कुछ भी हो आदि हमारी बात बिल्कुल नहीं टालेंगे और रही बात अर्जुन की ज़िद की तो हम उन्हें समझा देंगे या फिर अर्जुन के ज़िंदगी में भी कोई लड़की लानी होगी ताकि वे काव्या को भूल जाए। विशाखा जी अरुणी देवी की बातों पर संतुष्ट तो नहीं होती, लेकिन फिर भी वे कुछ नहीं बोलती। विशाखा जी को परेशान देखकर अरुणी देवी उनके गालों पर हाथ रखकर कहती हैं, आप चिंता मत करिए विश, सब कुछ सही होगा। विशाखा जी हाँ में सिर हिला देती है, जैसे दिखा रही हूँ कि वह अरुणी देवी की बात से सहमत हो। काव्या कमरे से दरवाज़ा को खोलती है तो अचानक से आदित्य काव्या का हाथ पकड़कर खींचते हुए दीवार से सटा देता है। काव्या बड़ी बड़ी आंखों से आदित्य को देखती है और फिर एकदम से नजरें फेर लेती है। आदित्य जब ऑफिस से आया था काव्या बस उसे इग्नोर किए जा रही थी। आदित्य काव्या के इर्द गिर्द हाथ रख करता है, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? काव्या आदित्य को देखकर भड़कते हुए कहती है, क्यों इग्नोर करने की परमिशन सिर्फ आपको ही मिली है? काव्या के भड़कते हुए कहने पर आदित्य पहले तो कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जब उसे कल रात की बात याद आती है तो वह तुरंत समझ जाता है कि आखिर काव्या नाराज़ क्यों है। आदित्य काव्या के चेहरे को दोनों हाथों से थाम लेता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, सुबह तुम कह रही थी ना तुम्हें दर्द हो रहा है। काव्या अपनी बातों को टालते हुए देखकर काव्या बुरी तरह से चिढ़ जाती है। वह आदित्य के हाथों से अपने चेहरे को हाथ हटाते हुए कहती है, हाँ हमें दर्द हो रहा है, आपके बिहेवियर से हमें दर्द हो रहा है। जब चाहे करीब आते हैं, जब चाहे दूर जाते हैं।
जब चाहे नज़र मिलाते हैं और जब चाहे नज़रें फेर लेते हैं, जब चाहे बात करते हैं, ना चाहे तो इग्नोर करके चले जाते हैं। यह सब बातें बोलते हुए काव्य की आंखें एकदम से नम हो जाती हैं। काव्य की इन शिकायतों को सुन आदित्य काव्य की आंखों में गहराई से देखने की कोशिश करने लगा। काव्य भी आदित्य के बोलने का वेट कर रही करते हुए उसकी आंखों में ही देखती रहती है। काव्य की नम आंखों से आंसू एकदम से चेहरे पर लुढ़क जाते हैं। आदित्य काव्य के आंसू देखते ही बेचैन हो जाता है और अपने हाथों की उंगलियों से काव्य के बहते आंसुओं को रोक लेता है। आदित्य काव्य को लेकर बेड पर बैठती है, खुद ही काव्य के बिल्कुल पास बैठ जाती है और काव्य के चेहरे को हाथों में भरकर आंखों में देखते हुए कहता है, मुझे बिल्कुल आदत नहीं है इन सब की। दादी और सौरभ के अलावा तुम पहली हो जिसके मैं बात करता हूँ। तुमसे कैसे बात करूँ, क्या बात करूँ, मुझे थोड़ा भी आइडिया नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। काव्य बस आदित्य के बातों को समझने की कोशिश कर रही थी। आदित्य आगे कहता है, हर वक्त अकेलेपन से जीता आया हूँ। अचानक यूँ रिश्ते में जुड़ जाना, ये सब मेरे लिए अपनाना बहुत मुश्किल है। और रही बात तुम्हारे करीब जाने की, तो मैं सच में तुम्हारे करीब जाने से खुद को रोक नहीं पाता। काव्य आदित्य के आंखों में डूब सी जाती है। आदित्य थोड़ा आगे बढ़कर काव्य के माथों को अपने होठों से काफी शिद्दत से चूम लेता है और फिर भाव में भर लेता है। काव्य भी कसकर पकड़ लेती है। दोनों एकदम शांत सब बैठ एक दूसरे के भावों को महसूस करने लगते हैं। अचानक ही काव्य कहती है, आप मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाएंगे? आदित्य भी खामोशी से जवाब देता है, छोड़ना ना छोड़ना सब किस्मत के हाथ में है। किस्मत रही तो जिंदगी पर निभाऊंगा और किस्मत में नहीं नकार दिया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। किस्मत ने ही नकार दिया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। काव्य तुरंत होकर आदित्य से को देखती है। आदित्य भी खाली आंखों से काव्य को देखने लगता है। तभी आदित्य का फोन रिंग हुआ। आदित्य फोन के स्क्रीन को देखते ही फिर काव्य के चेहरे को। काव्य एकदम से नॉर्मल थी। आदित्य कॉल रिसीव करके कान के पास ले जाता है। उधर से माया की आवाज़ आती है, सर मैम की तबीयत खराब होती जा रही है, वह हर पल आप लोगों को याद करती है। आदित्य, मैं कल ही अच्छे से डॉक्टर को भेज दूंगा। इतना कहकर आदित्य कॉल कट कर देता है। काव्य आदित्य को बहुत करीब थी, इसलिए उसने सारी बातें सुन ली। वह आदित्य को देखते हुए कहती है, रुखसार को डॉक्टर की नहीं परिवार के साथ की ज़रूरत है। आदित्य अपने फ़ोन को साइड टेबल में रखता है और काव्य के बगल में जाकर लेट जाता है। आदित्य काव्य को अपने भाव में आने के आंखों से इशारा करता है तो काव्य मुस्कुराते हुए झट से आदित्य के बाहों में चली जाती है। आदित्य काव्य को कसकर पकड़ लेता है और सर को सहलाते हुए कहता है, इन सब के बारे में तुम ज़्यादा मत सोचो, वैसे भी तुम बहुत कमज़ोर हो। कमज़ोर शब्द सुनते ही काव्य आदित्य को खूंदने लगती है। आदित्य के चेहरे पे इस वक्त हर वक्त की तरह ही कोई इमोशंस नहीं थे। आदित्य काव्य को देखता है और उसके नाक को पकड़ कर कहता है, हर वक्त में नाक पर गुस्सा रहता है, इसका सारा गुस्सा लाती खाते हो इतना सारा। काव्य अपनी नाक को चढ़ाकर झट से जवाब देती है, और आपके होठों पर कभी मुस्कान ही नहीं रहती, इतना सीरियस पर लाते कहाँ से आप? आदित्य एक पल काव्य की आंखों में देखता और फिर उसे सीने से छुपाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। काव्य भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। दोनों ही सुकून से एक दूसरे के बाहों में सुकून सा सो जाते हैं। रात के करीब 12 बज रहे थे। ध्रुव अपने कमरे में आता है। कमरे से पहले ही वह बेड पर नज़र डालता है तो वहाँ कोई नहीं होता। ध्रुव कमरे के चारों तरफ नज़र डालता है, फिर एकदम से उसकी नज़र बालकनी में चली जाती है। ध्रुव धीरे धीरे बालकनी की तरफ बढ़ता है और श्रेष्ठा के पीछे से गले लग जाता है। श्रेष्ठा ध्रुव को छूते ही पीछे पलटती है और हाथ में लिए फोटो को देखते हुए कहती है, ये कौन है? ध्रुव श्रेष्ठा के हाथों में फोटो को तुरंत छीन लेता है। वो तो श्रेष्ठा गुस्से भर जाती है। श्रेष्ठा ध्रुव के कॉलर को पकड़ कहती है, मुझे धोखा दिया ना, तो पहले मैं तुम्हें मार डालूंगी और फिर खुद को मार जाऊंगी। ध्रुव अपना कॉलर छुड़ाकर बिना कुछ बोले कमरे के अंदर चला जाता है। श्रेष्ठा भी कमरे में अंदर जाती है तो देखती है ध्रुव उस फोटो को चूमता और बड़े प्यार से डायरी में रखकर कबर्ड में रख देता है। श्रेष्ठा गुस्से से अपनी मुट्ठी कस लेती है। श्रेष्ठा गुस्से से आगे बढ़कर ध्रुव से कहती है, अगर उसी लड़की से प्यार करते हो, उस लड़की के साथ ही शादी करना चाहते हो, तो मुझे यहाँ क्यों रखा है? उस लड़की का। श्रेष्ठा इतना ही बोलती है कि ध्रुव गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, काव्य के खिलाफ एक शब्द नहीं।
श्रेष्ठा ध्रुव को इतना गुस्से में देख डर जाती है, क्योंकि इससे पहले उसने कभी भी ध्रुव को इतने गुस्से में नहीं देखा था। श्रेष्ठा की आंखों में एकदम से आंसू छलकने लगते हैं। ध्रुव श्रेष्ठा के पास आता है, उसके आंखों में देखते ही वे कहता है, बेबी तुम मुझे कुछ भी कहो, किसी के बारे में भी पूछो या कहो, लेकिन काव्या के बारे में ना तो कोई सवाल करोगी और ना ही उसे कुछ बोलोगी। श्रेष्ठा के आंसू गालों पर आ जाते हैं। वह ध्रुव को देखते हुए कहती है, अगर तुम्हारे दिल में काव्य ही है तो मुझे इस धोखे में क्यों रखा कि तुम मुझसे प्यार करते हो। ध्रुव श्रेष्ठा के आंसू को पोंछता है और अपने सर पर उसके सर साथ जोड़कर आंखों में देखते हुए कहता है, मैंने किसी धोखे में तुम्हें नहीं रखा। आई रियली लव यू। श्रेष्ठा के आंसू एक बार फिर गालों पर लुढ़क जाते हैं। जब यह ध्रुव देखता है तो श्रेष्ठा के होठों पर अपने होठ रख देता है और काफ़ी इंटेंसली श्रेष्ठा को किस करने लगता है। ध्रुव के होठों पर अपने होठों में महसूस होते ही श्रेष्ठा अपनी आंखें बंद कर लेती है और कसकर ध्रुव के कंधे को पकड़ लेती है। सो नेक्स्ट एपिसोड लॉन्ग ड्राइव। बहुत देर तक ध्रुव श्रेष्ठा के होठों को आज़ाद करता है और उसे गोद में उठाकर बेड पर लेटता है। खुद ही उसके बगल में लेटकर श्रेष्ठा को अपने ऊपर खींच लेता है। श्रेष्ठा की नज़र ध्रुव से मिलती है और ध्रुव श्रेष्ठा को आंखों में देखते हुए कहता है, तुम मेरे लिए जितनी इम्पोर्टेंट हो उससे भी ज़्यादा मेरे लिए काव्या इम्पोर्टेंट है। काव्या को पहली लड़की है जिसके साथ रहने से मुझे बहुत सुकून मिलता था। काव्या से तो तुम भी मिल चुकी हो, देखा नहीं कितनी मासूमियत है उसमें। वह हर किसी के दर्द से दूर करने की कोशिश करती है, हर पल लोगों के बीच खुशियाँ बांटती है। श्रेष्ठा ध्रुव के बात को बहुत ध्यान से सुनती है। हाँ, ये सच था कि श्रेष्ठा काव्या से मिल चुकी थी और उसने उसी की मुसीबत भी देखी थी, मासूमियत। ध्रुव मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम्हें पता है जब मैं काव्या से पहली बार मिला था तब मैं एक अलग ही एहसास था उस पल में। मैं हमेशा से ऐसा ही था, लोगों पर रहम ना करने वाला, खून रेप जबरदस्ती, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं सीखा। इन सब चीज़ों से मुझे कोई खुशी नहीं मिलती थी, बल्कि घुटन होती थी। पर बचपन से मुझे ये सब ही सिखाया गया था। लेकिन जब मेरी लाइफ में काव्या आई तो वही मेरे मुस्कुराने की वजह बन गई। ध्रुव श्रेष्ठा के बालों को चेहरे से हटाते हुए बोला, जब भी मैं खून खराब करता तो सुकून ढूंढने के लिए मैं काव्या के पास चला जाता, उसके साथ वक्त बिताता। वह हर पल मेरे घुटन को कम करने की वजह बन जाती। उसकी मुस्कुराहट देख मेरे दिल में सुकून आने लगता। धीरे धीरे मुझे काव्या का साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगा और वे मेरी आदत बन गई। हमेशा उससे मिलना, बातें करना, हर पल उसे अपनी नज़रों के सामने देखना, सच में बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था मुझे उससे। श्रेष्ठा एकदम से बोलती है, क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी? श्रेष्ठा ने इस सवाल पर ध्रुव श्रेष्ठा की आंखों में देखने लगता है। श्रेष्ठा की आंखों में आज अजीब सा डर दिख रहा था। ध्रुव को खोने का डर, ध्रुव की किसी और का होने का डर। ध्रुव श्रेष्ठा के माथे पर चूम कर कहता है, बेबी तुम आज बिल्कुल भी वो नहीं लग रही हो जिससे मैं प्यार करता हूँ। पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा था तुम में डर का एक कतरा नहीं था। बिना मतलब आंसू तो तुम्हें बहते ही नहीं थे। श्रेष्ठा ध्रुव की आंखों में देखकर कहती है, क्योंकि उस वक्त मुझे किसी के खोने का डर नहीं था, लेकिन अब है। अब मुझे अपने प्यार को खोने का डर है, मुझे खोने का डर है। ध्रुव बहुत सीरियस कहता है, बेबी अगर तुम्हारे मन में है डर है तो तुम अभी इसी वक्त मुझे छोड़कर चली जाओ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। इतने बोलते ही ध्रुव श्रेष्ठा से अपने से अलग करता है और उठकर बालकनी की तरफ चला जाता है। श्रेष्ठा उसे देखती रहती है। उसे ध्रुव का यूं खुद से दूर जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वहीं ध्रुव बालकनी में खड़ा सिगरेट की लंबी लंबी कशियाँ लेने लगता है। कुछ देर तक ध्रुव ऐसी सिगरेट की कश लेता रहा। तभी अचानक श्रेष्ठा ध्रुव को अपनी तरफ पलटती और खींचते एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मार देती है। ध्रुव उसके लिए रेडी नहीं था। यह थोड़ा पीछे हटता है और उसका चेहरा दूसरी साइड हो जाता है। ध्रुव की भी एकदम गुस्से से आगे बढ़कर अपना हाथ श्रेष्ठा पर उठाता है कि उससे पहले श्रेष्ठा झट से उसका हाथ पकड़कर झटक देती है और अचानक से ध्रुव का गर्दन पकड़कर रेलिंग पर सटा देती है। श्रेष्ठा इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी। वह ध्रुव को गुस्से में था, वहीं ध्रुव भी गुस्से में था। दोनों एक दूसरे को गुस्से से देख रहे थे। श्रेष्ठा ध्रुव के गर्दन पर हाथ कसते हुए गुस्से से कहती है, आइंदा छोड़कर जाने को बोला ना तो फिर से तुम्हें जान से मार दूंगी।
क्या समझते हो तुम मुझे? थोड़ी सॉफ्टनेस क्या दिखा दी? हल्के में ले रहे हो? प्यार के लिए अगर मैं अपनी जान दे सकती हूँ तो वक्त आने पर तुम्हारी जान ले भी सकती हूँ। और क्या कहा तुमने? तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहते? तो मैं बता दूँ कि बेबी, भले ही तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो, लेकिन मैं जाऊंगी सिर्फ अपनी मर्जी से। श्रेष्ठा के हाथ बहुत ज्यादा ध्रुव के गर्दन पर कसते हुए सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। श्रेष्ठा झटके से ध्रुव के गर्दन को छोड़ते हुए ध्रुव जोर जोर खांसने लगता है। श्रेष्ठा ध्रुव की तरफ पानी बढ़ा देती है। ध्रुव जल्दी से पानी लेकर पीने लगता है। बहुत देर बाद ध्रुव नॉर्मल होता है तो वह श्रेष्ठा को घूरकर देखने लगता है। फिर अचानक उसके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। श्रेष्ठा मुस्कुराहट देखकर सख्त लहजों में कहती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा और काव्य का क्या रिश्ता था, लेकिन अब तुम सिर्फ मेरे हो और मेरे अलावा किसी और की तरफ देखने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें बता दूं, कराटे और बॉक्सिंग में मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। ऐसा हाल करूंगी तुम्हारा, किसी को देखने लायक नहीं रहोगे। ध्रुव श्रेष्ठा के हाथों को खींचकर अपने पास कर लेता है और जिस हाथ से उसने थप्पड़ मारा था उस हाथ को अपने हाथ में लेकर चूम लेता है। इतना कहते ही ध्रुव श्रेष्ठा की आंखों में देखते हुए कहता है, हमेशा ऐसे ही रहना। श्रेष्ठा ध्रुव के गालों को देखती है जिसमें थप्पड़ के निशान पड़ चुके थे। श्रेष्ठा अपने हाथ बढ़ाकर ध्रुव के गालों को छूती है जिसे ध्रुव के मुंह से आहार निकल जाती है। श्रेष्ठा उसे घूरते हुए कहती है, पड़ गया ना थप्पड़, क्या जरूरत थी फालतू की बात करने की। अब इसका निशान भी उन्हें अच्छे दिख रहा है। कल ऑफिस गए ना तो तब तुम्हारा सब मजाक बनाएंगे, तब क्या बोलोगे। ध्रुव श्रेष्ठा के कमर पर अपने हाथों को लपेट कर कहता है, कह दूंगा कि मेरी बीवी अपनी बॉक्सिंग या कराटे की प्रैक्टिस कर रही थी। श्रेष्ठा चिढ़ते हुए, अपनी बकवास बंद करो। श्रेष्ठा ध्रुव को अंदर ले जाती है और फर्स्ट एड बॉक्स से दवाई लेकर गालों पर लगाती है। वहीं ध्रुव एकटक श्रेष्ठा को ही देख रहा था। गालों पर दवाई लगाकर श्रेष्ठा ध्रुव को लेटने का इशारा करती है। ध्रुव चुपचाप लेट जाता है। श्रेष्ठा भी लेटकर खुद को ध्रुव के बाहों में कैद कर लेती है। सुबह जब काव्या की आंखें खुलती हैं तो सामने देख उसकी धड़कनें अचानक ही बढ़ जाती हैं। आदित्य ब्लैक बिजनेस सूट पहना सामने खड़ा था। आदित्य बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। काव्या की तो नजरें उस पर से नहीं हट रही थी। वह एकदम आदित्य को देखती रह जाती है। वहीं आदित्य अपने कानों पर मेल चेक करने लगा। काव्या मन ही मन कहती है, यार ये तो सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम है। यही वजह थी कि कॉलेज की लड़कियां इनसे पीछे पागलों की तरह पड़ा करती थी। अचानक ही काव्या अपनी जगह से उठती है और सीधे आदित्य के पास जाकर गले लग जाती है। काव्या के अचानक ऐसा करने से आदित्य कुछ समझ नहीं पाता। काव्या आदित्य से अलग होकर थोड़ा अपनी पंजों पर खड़ी होकर आदित्य के माथे को अपने होठों से चूम लेती है। काव्या की हाइट आदित्य से साथ बिल्कुल परफेक्ट थी। काव्या आदित्य के सामने खड़ी होती तो उसके नाक तक पहुंच जाती थी। काव्या के होठों के स्पर्श से आदित्य जम जाता है। काव्या अब ठीक से खड़ी होकर आदित्य के दोनों को देखने लगती है। आदित्य अपने हाथ में अपने माथे को छूता है और फिर काव्या को देखता है। काव्या मुस्कुराते हुए कबर्ड की तरफ जाकर कपड़े लेती है और वॉशरूम की तरफ जाते हुए कहती है, आज आप थोड़ा संभल कर रहिए। आदित्य जल्दी से काव्या के कमर से पकड़कर खींच लेता है और सवालिया नजरों से देखते हुए कहता है, क्यों आजकल ऐसा क्या है। काव्या भी एकदम से जवाब देती है, ये सवाल आप आईने के सामने जाकर खुद से पूछिए। इतना बोलते ही काव्या आदित्य से खुद को छुड़ाती है और वॉशरूम में चली जाती है। वहीं आदित्य एक नज़र वॉशरूम की तरफ देखता है और आईने के सामने जाकर खड़ा होकर खुद को देखने लगता है। तभी सौरभ अंदर आता है। आदित्य को आईने में सामने खड़े होकर कुछ खोजते देखकर पूछता है, क्या हुआ आदि, तू आईने में क्या ढूंढ रहा है। आदित्य सौरभ को देखकर काव्या की हरकतों पर कहे बातों को बताता है। यह सब सुनकर सौरभ हंसने लगता है। सौरभ हंसते हुए कहता है, तू सच में रोमांस के नाम पर बस बाइट करना चाहता है। आदित्य सौरभ को घूरते हुए देखने लगता है। सौरभ जल्दी से आदित्य के पास जाता है और उसे आईने की तरफ मोड़कर कहता है, जब तू इतना हैंडसम बनकर ऑफिस जाएगा तो लड़कियों की नज़र तो तुझ पर टिकी रहेंगी ना, और अगर किसी लड़की ने तुझे पटा लिया तो फिर तो तू ही सोच भाभी का क्या होगा। इसलिए तो तुझे भाभी संभल कर रहने के लिए कह रही थी। आदित्य पहले खुद को आईने में देखता है और फिर से सौरभ को घूरने लगता है। सौरभ सर हिलाते हुए कहता है, यार मैं सच बोल रहा हूँ। आदित्य सौरभ को इग्नोर करके कमरे से बाहर चला जाता है।
तो वहीं सौरभ मुंह बनाते हुए कहता है, भलाई का तो छुपाना ही नहीं है। तभी काव्या वॉशरूम से बाहर आते हुए कहती है, आप किससे बात कर रहे हैं? सौरभ काव्या की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं भाभी, किसी से नहीं, वो मैं आपको ही बुलाने आया था, आपको सब नीचे बुला रहे हैं। काव्या कहती है कि ठीक है, आप जाइए, मैं आती हूँ। सौरभ कमरे से चला जाता है। काव्या ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। काव्या अपने बालों को कंघी करने की में बिजी थी कि आदित्य अचानक से पीछे से उसके पेट पर अपना हाथ रख देता है। काव्या एकदम से सिहर उठती है। वह आईने में देखती है, आदित्य को देखते ही उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। आदित्य काव्या के कान के पास जाकर कहता है, अगर मेरी तारीफ ही करनी थी तो सीधे सीधे कर देती, बात को घुमा फिरा कर बोलने की क्या ज़रूरत थी। काव्या की तो हालत ही खराब होने लगती है। आदित्य को इतने पास देखकर आदित्य काव्या को अपनी तरफ पलटता है और उसके माथे पर किस करते हुए कहता है, तुम भी आज थोड़ा संभल के रहो। आदित्य काव्या से दूर होकर फाइल लेकर बाहर चला जाता है। काव्या अपने आप को आईने में देखती है और फिर आदित्य की बात को याद करते हुए शर्माते हुए मुस्कुरा देती है। काव्या नीचे जाकर सबके पास बैठकर नाश्ता करती है। सब सोफे पर ही बैठे थे। तभी अनुराग अचानक उठकर कहता है, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम आज कहीं बाहर घूमने जाएं। सबकी तो आज छुट्टी है, घर में रहकर बोर ही होंगे ना। रुमानी झट से कहती है, लेकिन भाई जाएंगे कहाँ? अनुराग कुछ सोचते हुए कहता है, लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। सौरभ भी अनुराग के साथ देते हुए कहता है, हाँ ये सही है। अनुराग अपना फ़ोन निकालते हुए, तो यह फिक्स हुआ, मैं तंश को भी बुला लेता हूँ। तंश नाम सुनते ही रूहानी का दिल जोरों से धड़कने लगता है, लेकिन वह एकदम नॉर्मल होकर बैठी हुई थी। अनुराग फ़ोन पर, यार तंश आना, हम सब जा रहे हैं ना, और वो वैसे भी तू कहीं कुछ ही दिन बाद यहाँ से चला जाएगा। मतलब वो तंश को फ़ोन कर बोलता है। उधर से तंजस बोलता है, अरे यार सॉरी, लेकिन मेरी मीटिंग है आज। अनुराग चिढ़ते हुए कहता है, तुझे काम के अलावा कुछ नहीं दिखता है, मैं कुछ नहीं जानता, तू आ रहा है बस, अभी 10 मिनट के हम निकल रहे हैं। इतना बोलते ही बिना तंजस की बात सुने कॉल कट कर देता है। कुछ 10 मिनट बाद सभी बाहर निकलने हैं और देखते हैं कि तंजस कार में टिक कर ही बाहर खड़ा था। अनुराग मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता है और तंजस को गले लगाकर कहता है, मुझे पता था तू जरूर आएगा। तंजस अनुराग को दूर करके घूर कर देखते हुए कहता है, नहीं आता तो तू कॉल करके मेरा सर खा जाता। अनुराग खुद ही तारीफ करते हुए, अब मैं क्या करूं, मैं हूं सबकी फिक्र करने वाला। तंजस चिढ़ते हुए, हाँ हाँ तुझे सब पता है, मुझे सब पता है। अनुराग कार में ड्राइविंग सीट पर बैठता है। काव्या उसके बगल में बैठती है। सौरभ, रूहानी और रुमानी पीछे वाली सीट पर बैठ जाती हैं। अब आखिर में रूहानी बचती है। सॉरी, फिर से बोलती हूँ। अनुराग कार में ड्राइविंग सीट पर बैठता है। काव्या उसके बगल में बैठती है। सौरभ, रूहान और रुमानी पीछे वाली सीट पर बैठ जाती हैं और आखिर में रूहानी बचती है। अनुराग कार से बाहर निकल कर कहता है, रूह तू तंश की कार के साथ आ जा। रूहानी घूरते हुए अनुराग को देखती है, फिर कहती है, कोई बात नहीं, आज मैं नहीं जाऊंगी। काव्या जल्दी से बाहर निकलती है और वो कहती है, आप ये क्या कह रही हैं? आप नहीं गई तो हम भी नहीं जाएंगे। काव्या की बात सुनकर रूहानी एकदम से उसके पास जाकर कहती है, भाभी आप मेरी वजह से ऐसे। काव्या बीच में ही कहती है, शादी के बाद पहली बार तो आप सबके साथ वक्त बिताने का मिला है और आप ऐसी कर रही हैं। रूहानी काव्या को देखकर, ठीक है भाभी, मैं आप सबके साथ जाऊंगी। उसके हाँ बोलते ही काव्या कार में बैठ जाती है। वहीं रूहानी तंसज के कार की तरफ बढ़ जाती है। रूहानी तंसज को कार का दरवाज़ा खोल अंदर बैठ जाती है। उसके बैठने के साथ ही तंसज अपनी आंखों पर गॉगल्स लगाता है और कार स्टार्ट कर देता है। रूहानी एक नज़र तंसज को देखती है, फिर खिड़की के बाहर देखने लगती है। इधर काव्या खिड़की के बाहर देखकर आदित्य के बातों को याद करते हुए बार बार मुस्कुराने लगती है, जो कार में बैठे हर कोई नोटिस कर रहा था। अनुराग शरारत से कहता है, भाभी ऐसी भी क्या बात है जो आप इतना मुस्कुरा रही हैं, हमें भी बताइए ताकि हम भी मुस्कुरा दें। काव्या अचानक से सकपका जाती है और नज़र चुराते हुए कहती है, नहीं कुछ भी तो नहीं। काव्या की हालत देखकर सब मुस्कुराने लगते हैं। काव्या खुद को नॉर्मल करती है और उसका फ़ोन रिंग होता है। काव्या फ़ोन को स्क्रीन को जैसे ही देखती है उसकी हालत फिर से ख़राब हो जाती है। काव्या फ्लैशबैक
काव्य फ्लैश हो रहे नाम को सौरभ और अनुराग देख लेते हैं। उन्हें काव्य की हालत देखकर बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। काव्य सबको एक नज़र देखती है, फिर कॉल रिसीव करती है। काव्य कान के पास फ़ोन को लगा लेती है। काव्य बिल्कुल खामोशा उधर से बोलने का इंतज़ार करती है, लेकिन उधर से कोई आवाज़ नहीं आती। आई होप यू लाइक द स्टोरी। इसी के साथ ये लेट्स मैं एक और बोल देती हूँ। काव्य खामोशा फ़ोन को कान के पास लगा देती है और दूसरी तरफ से बोलने का इंतज़ार करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से कोई कुछ नहीं बोलता। बहुत देर तक जब दूसरी तरफ से आवाज़ नहीं आती तो काव्य फ़ोन की स्क्रीन को देखती है जिस पर कॉल कट हो चुका था। काव्य पूरी तरह से चिढ़ जाती है। वह मुंह बनाते धीरे से कहती है, ये कभी नहीं सुधर सके। मेरी जगह कोई दूसरी लड़की होती ना तो शायद इनकी हरकतों को देखकर जहर खा के मर जाती। काव्य के मुंह बनाता देख अनुराग बोलता है, भाभी आप सच में इतनी ज़्यादा क्यूट है। भगवान ने आपके साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है जो मेरे खड़ूस भाई के साथ आपका रिश्ता जोड़ दिया। काव्य बिना सोचे समझे बोलती है, सच कहा आपने। कहाँ मैं सोच रही थी कि एक रोमांटिक पति मिल जाए जिसके लिए हर शिवरात्रि को 2 दिन तक उपवास भी रखा करती थी, लेकिन मिला भी तो कैसा, बिल्कुल फ़ोन के समान। जब कॉल आए तो बात करो और ना आए तो आने का इंतज़ार करते रहो। काव्य की बात सुनकर सब चौंक जाते हैं। उन सभी के कभी भी काव्य को यह रूप नहीं देखा था। काव्य हमेशा खुलकर ही बात किया करती थी, जिसका अंदाज़ा आज सबको हो चुका था। सब आंखें फाड़े काव्य को ही देख रहे थे। जब काव्य को यह एहसास होता है तो वह सबको देखती है। सबको यूँ घूरता देख काव्य अपने कहे गए शब्दों को याद करती है तो उसकी भी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। काव्य जल्दी से नज़र इधर उधर करते हुए लगती है और धीरे से कहती है, ये हमने क्या कह दिया। अनुराग अपने ड्राइविंग पर फोकस करते हुए सिचुएशन को सही करते हुए कहता है, वैसे भाभी आप गलत नहीं है। हर किसी लड़की को तो ऐसे ही पति चाहिए तो उनसे प्यार भरी बातें करें, आपके साथ वक्त बिताए। उनके साथ मेरे खड़ूस भाई को तो आप उम्मीद ही मत करिएगा। काव्य अब कुछ नहीं कहती। सौरभ अनुराग को घूरते हुए कहता है, अनुराग ज़्यादा मत बोलो। अगर आदि को पता चला ना तो उसके खिलाफ भाभी को भड़का रहा है, फिर तो सोच लेना क्या होगा तेरा। अनुराग एटीट्यूड सा जवाब देता है, आपको क्या लगता है सौरभ भाई मैं डरता हूँ उनसे? मैं कोई डरता मरता नहीं हूँ। सौरभ अपना फ़ोन निकालते हुए, ठीक है मैं फिर से अभी आदि को कॉल करता हूँ। अनुराग जल्दी से, सौरभ भाई आप हमारा एक्सटेंड करवाना चाहते हैं क्या? आपको पता है चलती कार पर फ़ोन पर बात नहीं करना चाहिए। सौरभ घूरते हुए कहता है, चलती कार पर ड्राइव करने वाले को फ़ोन पर बात नहीं करना चाहिए और मैं बैक सीट पर बैठा हूँ। अनुराग की तो हालत ख़राब हो जाती है सौरभ की बात सुनकर। भले ही अनुराग ने कभी आदित्य से बात नहीं की थी, लेकिन वह आदित्य का गुस्सा अच्छे से जानता था। अनुराग की हालत देखकर रुमानी की हंसी छूट जाती है। रुमानी खिलखिलाकर हंसने लगती है। अनुराग एक नज़र रुमानी को घूरता है और ड्राइविंग सीट पर फोकस करते हुए कहता है, तुझे बहुत हंसी आ रही है रूमा। लगता है तुझे ही रूह की ही तरह किसी से सेट करना पड़ेगा। रुमानी की हंसी पल भर में गायब हो जाती है। अनुराग रुमानी के परेशान करने के लिए फिर से कहता है, मैं आज ही दादी से कह दूंगा रूमा के लिए भी कोई लड़का ढूंढ ले और जल्दी से शादी करके यहाँ से विदा कर दे। क्या बोलते हैं रूहान? हो रोहान, रोहान तुम? तुरंत जवाब देता है, मैं तो कब से वेट कर रहा हूँ कि कब दोनों इस घर से चली जाए। और हाँ अनुराग भाई, हम लोग रूमा के लिए लड़का नहीं कोई बुढ़ा या बुढ़े को ढूंढ लेंगे जो अमीर हो। रुमानी एक पंच रूहान के कंधे पर मारती है और कहती है, आप दोनों बहुत बुरे हैं। रूहान और अनुराग हंसते हैं। सौरभ उन्हें मुस्कुराते हुए देख रहा था, वहीं काव्या तो ये सब एंजॉय कर रही थी। वह मुस्कुराते हुए तीनों की बात सुन रही थी। रूहान अपने कंधे पर सहलाते हुए कहता है, इसमें हम बुरे कहाँ से बन गए? अरे तेरे लिए अच्छा ही तो सोच रहे हैं। देख यार, किसी जवान लड़के के साथ तेरी शादी हुई तो पूरी ज़िंदगी उसे झेलना पड़ेगा, और बुढ़ा रहा तो शादी के कुछ महीने बाद ही उससे तेरा पीछे छूट जाएगा और तू अकेले उसके जायदाद की मालकिन होगी। अनुराग, वाह ब्रो, क्या आइडिया दिया है तूने, मुझे तो बहुत पसंद आया। रुमानी दोनों को घूरती है और मुंह फेर कर बैठ जाती है। काव्या उन दोनों की बात सुनकर हंसते हुए कहती है, लगता है आप दोनों ने भी सोच रखा है कि आप किसी अमीर बुड्ढी से शादी करके उसकी जायदाद के मालकिन बनेंगे।
अनुराग और रोहन काव्या की बात सुनकर छिप जाते हैं और वहीं काव्या का सपोर्ट पाकर रोमानी की आंखें चमक जाती हैं। अब चिढ़ाने की बारी रोमानी की थी। जहाँ यहाँ सब मस्ती मजाक कर रहे थे, सफ़र को एंजॉय कर रहे थे, वहीं तनसच की कार में बिल्कुल शांति थी। रूहानी नोटिस करती है कि तनसच जब से आया था उसने रूहानी को एक नज़र तक नहीं देखा। ये बात रूहानी को अंदर ही अंदर खल रही थी। रूहानी बार बार तनसच को देख रही थी, लेकिन तनसच का पूरा फोकस ड्राइविंग पर था। रूहानी को आज पहली बार तनसच से बात करने की तड़प हो रही थी, लेकिन वह कर नहीं पा रही थी। तनसच को देखकर साफ पता चल रहा था कि तनसच रूहानी को पूरी तरह से इग्नोर कर रहा है। उसे रूहानी के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यही बात रूहानी को बेचैन कर रही थी। रूहानी अपने आप को काबू करते हुए फ़ोन पर फोकस करने लगती है। कुछ देर तक रूहानी फ़ोन पर बिजी हो जाती है, लेकिन फिर से उसका ध्यान तनसच पर चला जाता है। रूहानी से अब बिल्कुल रहा नहीं जाता और वो धीरे से बुलाती है, तंश। तंजस रूहानी के लिए कोई जवाब नहीं देता, यहाँ तक कि देखता भी नहीं है। रूहानी अब थोड़ा जोर से बुलाती है, तंश। तंजस रूहानी की तरफ बिना देखे बोला, हाँ। तनसच की आवाज़ सुनकर रूहानी को बहुत अच्छा लगता है। रूहानी तनसच को देखते हुए बोलती है, मुझे प्यास लगी है, मैंने पानी बोतल अनुराग भाई की कार में रख दी, तुम्हारे पास? उसने इतना कहते ही तनसच बिना रूहानी की तरफ देखे और बोले पानी की बोतल पास कर देता है। तनसच का ऐसा बिहेवियर रूहानी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह पानी की बोतल लेते और पीने के लिए ढक्कन खोलती है, तभी तनसच कार रोक देता है। कार के रुकते ही रूहानी तनसच को देखती है। तनसच का यूं कार रोकना रूहानी को समझ नहीं आता। रूहानी की नज़र अब पानी की बोतल पर पड़ती है, तभी उसे याद आता है कि वह चलती कार में पानी नहीं पीती थी, क्योंकि अचानक कभी ब्रेक लगने से पानी उसके ऊपर गिर जाया करती थी। ये सब याद करते ही रूहानी फिर से तनसच को देखती है। कितनी छोटी छोटी बातों को भी तनसच याद करके रखता था। रूहानी पानी पीती है और बोतल तनसच को पास कर देती है। तनसच बोतल को रख कर कार स्टार्ट करता है। रूहानी सीट से टककर अपनी आंखें बंद कर लेती है, तभी उसके सामने बीती पलें तस्वीर उभरने लगती है। एक लड़की और, अरे यार रूह, तू कितनी लकी है, तुझे तनसच जैसा इतना अच्छा दोस्त मिला। वैसे हमने सुना है तुम्हारी एंगेजमेंट उसके साथ ही हुई। रूहानी मुस्कुराते हुए हाँ में सह लाती है, कहती है, हाँ यार तनु, उसे अच्छा मुझे कोई समझ नहीं सकता। सीरियसली उसके जैसा दोस्त मुझे ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। तनु थोड़ा शक भरी नजरों उसको देखते हुए कहती है, सिर्फ दोस्त या कुछ और भी? रूहानी तनु के सर पर टपली मारते हुए कहती है, कुछ भी सोचती है, वह सच मेरा दोस्त है। तनु सीरियस होकर बोली, यार रूह, अगर कभी ऐसा हुआ कि तनसच ने मुझे प्रपोज कर दिया, तब तो क्या करेगी? रूहानी जैसे ये सुनती है एकदम से जम जाती है। तभी उसकी दूसरी दोस्त कोमल कहती है, इसमें सोचना क्या है यार, तनसच तेरा बचपन का दोस्त है और उससे तेरी बनती भी अच्छी है, तेरे हर चीज़ों का ख्याल रखता है। एंगेजमेंट तो हो ही गई है, मैं तो कहती हूँ तुरंत उसके प्रपोज को एक्सेप्ट कर लेना। और वैसे भी मुझे तो अभी से उसके आंखों में तेरे लिए बेइंतहा प्यार दिखता है। तभी रूहानी की एक और दोस्त मनीषा घमंड से कहती है, अच्छा रू, अगर प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी तो उसके सपनों का क्या होगा? देख रू, प्यार को अगर तूने एक्सेप्ट कर लिया तो जल्दी तनसच तुझे शादी करने के लिए कहेगा और तू प्यार में उसके लिए तुरंत हाँ बोल देगी। फिर क्या है, शादी हो जाएगी, फिर तेरी पढ़ाई सपने सब बिखर जाएंगे। मनीषा रूहानी के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, जो भी फैसला लेना सोच समझ कर लेना, क्योंकि अगर तूने एक बार एक्सेप्ट कर लिया तो फिर तू खुद को रोक नहीं पाएगी। इतना बोलते मनीषा वहाँ से जाने लगती है कि कुछ ही दूर पर रुककर मनीषा पीछे मुड़कर देखती है तो रूहानी बहुत गहरी सोच में होती है। उसे ऐसा उलझा हुआ देखकर मनीषा कुटिल मुस्कान देती है और वहाँ से चली जाती है। उधर कोमल कहती है, अरे रो, तू भी किसकी बकवास को सुन रही, इतना सोच में रही है? तुझे तो पता है ना, मनीषा तनसच को पसंद करती है, तो बस तुझे तनसच से दूर करने के लिए सब कह रही है। रूहानी परेशान सी कहती है, लेकिन यार उसने जितना भी कहा सच ही तो है। अगर मैं तंश को प्यार को एक्सेप्ट कर लिया तो उसे मुझे शादी करने के लिए बोल दिया तो मैं तो उसे मना भी नहीं कर पाऊंगी और मेरी पढ़ाई पूरी करने का सपना टूट जाएगा। तनु तुरंत कहती है, मुझे नहीं लगता तंसच ऐसा कुछ कहेगा या करेगा। कोमल
भी तनु की बात पर हामी भरते हुए कहती है, हाँ तनु सही कह रही है, तनसच तुझे दुख देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। रूहानी बीते पलों को जी ही रही थी कि अचानक ही वह अपनी आंखें खोलती है और तनसच को देखती है जो अब भी कार ड्राइव कर रहा था। तनसच के बिहेवियर अब रूहानी से बिल्कुल सहन नहीं हो रहा था। उसकी आंखें अचानक से नम हो जाती हैं और रूहानी आंसुओं को छुपाते हुए बाहर देखने लगती है। वहीं तनसच का हाथ स्टीयरिंग पर घस जाता है। इधर ऑफिस में आदित्य अपने काम पर व्यस्त था। उसे आते साथ काव्या के कॉल करने का मन हो रहा था। उसने कॉल तो कर दिया लेकिन क्या बात करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और इधर से काव्या भी बिल्कुल चुप थी तो उसने भी कुछ नहीं कहा। वैसे तो उसे काव्या की आवाज़ सुनी थी लेकिन काव्या तो कुछ बोली ही नहीं, इसलिए उसने कॉल कट कर दिया और काम में व्यस्त हो गया। रॉकी कुछ फाइल्स लेकर आदित्य के कैबिन में आ रहा था कि उसका फ़ोन रिंग होता है। रॉकी ब्लूटूथ पर टैप करता है। जैसे ही उधर से आवाज़ आती है रॉकी की धड़कन एकदम से तेज हो जाती है और सारे फाइल्स उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती हैं। माया कॉल से उधर साइड में बोलती है, हेलो हेलो सर रॉकी, खुद को संभालिए। और सख्त सा लफ्ज़ में, यस माया। माया कहती है, सर प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, रुखसार मैम की तबीयत वक्त के साथ बिगड़ती जा रही है। आदि सर तो मेरी बात ही नहीं मान रहे। अब तो डॉक्टर ने भी कह दिया है कि रुखसार मैम को अपनों की ज़रूरत है। रॉकी, माया डोंट वरी, आई कैन अंडरस्टैंड इट। माया, थैंक यू सर। रॉकी जल्दी से कॉल कट करता है और तभी उसे पीछे कोई महसूस होता है। रॉकी पीछे मुड़कर देखता है तो वीर उसे अजीब नज़रों से देख रहा होता है। रॉकी आईब्रो सिकुड़ते हुए कहता है, ऐसा क्या देख रहा है? वीर जासूस अंदाज में देख रहा, तू सर की इतनी इम्पोर्टेंट फाइल ज़मीन पर फेंक कर किससे बात कर रहा है? जैसे ही रॉकी यह सुनता है जल्दी से पीछे मुड़कर सारी फाइलों को उठाता है और झट से आदित्य के कैबिन में चला जाता है। रॉकी फाइल को आदित्य के सामने टेबल पर रखता है तो उसे आदित्य की कड़क आवाज़ सुनाई देती है, चेक इट। रॉकी घबराते हुए, बट बॉस मैंने इन्हें पहले ही चेक कर लिए। आदित्य तेज जवाब में, आई सेड चेक इट। रॉकी जल्दी से फाइल उठाता और एक एक करके चेक करने लगता है। रॉकी की अब तक समझ आ चुका था कि आदित्य ने उसे फाइल गिरते हुए देख लिया है, इसी की अब उसे पनिशमेंट मिल रही है। रॉकी का फाइल चेक करने में पूरे 6 घंटे लगे थे। अब वही फाइल उसे दोबारा से चेक करना था, मतलब फिर से 6 घंटे। थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।